ओके तो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में अभी तक हमने सारे वॉइड्स देख लिए हैं, ठीक है। सारे पैकिंग फ्रैक्शंस देख लिए, सारे पैकिंग रेशियो देख लिए, हर क्रिस्टल लैटिस देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द सॉलिड स्टेट, दैट इज रेडियस रेशियो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रेडियस रेशियो क्या होता है पहले समझते हैं। ठीक है, देखो, रेडियस रेशियो is the ratio of cation by anion always. Radius ratio is the ratio of cation by anion। ठीक है, इसको हम स्मॉल आर और कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं। अब केटायन कहां से आया, एनायन कहां से आया, समझते हैं। आपने जितने भी क्रिस्टल लैटिस आपने पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी सीसीपी बीसीसी जो भी आपने पढ़ा, ऑल आर आयोनिक लैटिस। पहले दिमाग में ये सेट करना है कि ऑल आर आयोनिक लैटिस, सारे के सारे आयोनिक लैटिस हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे सपोज दैट कोई एटम्स है, समझते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एटम का अरेंजमेंट किया है, ठीक है, and you know that all the atoms are spherical, so after arranging the spherical in any of the pattern, they have some space, and this space is known as void. Now in the space you filled a atom known as atom or ions known as cation। आप क्या कर रहे हो कि जब भी एटम्स को अरेंज कर रहे हो तो जो भी खाली स्पेस बच रहा है बेटा, तो उस खाली स्पेस में आप फिल करने वाले हो केटायन। जो भी केटा, आपको एक चीज पता है कि केटायन इज ऑलवेज लेस देन एनायन, ये तो आपको पता हो गया, केटायन इज ऑलवेज लेस देन एनायन। ठीक है, ये हमने बॉन्डिंग का कंसेप्ट यूज किया। तो जब भी हम एटम का एनी ऑफ द अरेंजमेंट करेंगे तो जो भी वैकेंट स्पेस बचेगा, उस वैकेंट स्पेस पे हम डालने वाले हैं केटायन। और केटायन का अपना कुछ ना कुछ एटम होगा बेटा, तो इसका अपना अपना कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो केटायन के रेडियस, और ये जो एटम है ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन है, तो इसका अपना कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो केटायन का रेडियस बाय एनायन का रेडियस को ही बोलते हैं रेडियस रेशियो। नाउ डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट, जैसे ट्रायंगुलर हो गया, आपने पढ़ा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल, तो अलग अलग। ठीक है यहां तक, ओके। ये सारे रेडियस रेशियो को आपको याद रखना है। ठीक है, कि जैसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगर मैं बोल दूंगा रेडियस रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन इज 0.5, तो अगर 0.5 है तो देखो ये 0.414 और 0.732 के अंदर आ रहा है, मतलब उसके अंदर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो इस तरह से बेटा ये सारे आपको याद रखने हैं, और ये सारा मैंने आपको लिखवा रखा था। जैसे 0.225 टेट्राहेड्रल होगा, तो आपको ऐसे याद रखना है, रेडियस रेशियो 0.225 से 0.4 के बीच होना चाहिए। रेडियस रेशियो 0.4 से लेके 0.7 के बीच हुआ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और 0.7 से लेकर के 1 के बीच हुआ तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, तो इस टाइप को आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ओके, देखो बेटा ये चीज क्या है समझिएगा, मैंने आपको अभी बोला कि बिगर साइज आपके लैटिस पॉइंट पर होंगे, ठीक है, और जो स्मॉल साइज होंगे आयंस के वो वॉइड्स में होंगे। ये आपको जनरली है। जैसे बात किया मैंने NaCl, तो बेटा जल्दी से देखते हैं, Cl माइनस जो होगा, Cl माइनस विल बी एट लैटिस पॉइंट एंड Na प्लस इज इन वॉइड। ठीक है, ओके। नाउ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सीजियम क्लोराइड, CaCl। ठीक है, ओके। अगर हम CaCl की बात कर रहे हैं तो सीजियम आयन और क्लोरीन आयन में सीजियम आयन की साइज बहुत बड़ी होती है और क्लोरीन आयन स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, तो इस केस में सीजियम आयंस जो होंगे
वो होंगे आपके लैटिस पॉइंट पर, और क्लोरीन आयन जो होंगे वो होंगे आपके वॉइड्स पर। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि एनायंस आपके लैटिस पॉइंट में होंगे, बस ये याद रखिएगा बिगर साइज लैटिस पॉइंट पर होंगे, स्मॉल साइज आयन वॉइड्स पर होंगे, ये आपको याद रखना है। बेटा देखो क्या है, अब हम बात करेंगे एक स्टेप ऊपर आ रहे, अलग सा ही कुछ कहानी है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की। किस सेंस में? अरेंजमेंट के सेंस में। अरेंजमेंट में भी स्टेबिलिटी होता है। कैसे? देखो, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन इज मोर देन स्टेबिलिटी इज मोर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि देखो, जैसे अगर हम बात करें NaCl सपोज दैट, तो आपको भी मैं पढ़ाऊंगा कि ईच सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से कवर है, एंड ईच क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से कवर है, तो इट इज मोर स्टेबल। अगर मैं कोई और AB आयंस ले रहा हूं, ईच A आयंस, जैसे बेटा ZnS, जिंक ब्लेंड एस, ठीक है, ZnS जिंक सल्फाइड, तो each zinc ion is covered by 4 sulfide ion and each sulfide ion is covered by 4 zinc ion। तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। देखो क्या है, a cation must be surrounded by maximum number of anion and vice versa। anion और cation contact should be avoided। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि anion को एक जगह कर दिए, cation को अलग साइड अरेंज कर दिए, तो वो नहीं करेंगे, वो रिपल्सन हो जाता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन अगर हम बात करें थे अभी तक कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर तक तो ठीक है, कितने एटम टच में है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन क्या होगा, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ आयन सराउंडेड बाय कैटायन इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी एनायन वही हो जाएगा, हाउ मेनी कैटायन आर सराउंडेड बाय एनायन। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चंस करवाया था कि एक मिनी क्यूब, याद आ रहा है, मिनी क्यूब था। मिनी क्यूब मतलब जब ईच टेट्राहेड्रल वॉइड पर एक क्यूब बना देंगे तो उसको हम बोलते हैं मिनी क्यूब। ठीक है, तो मिनी क्यूब का रेडियस रेशियो का एक रिलेशनशिप दिया हुआ था कि R प्लस और R माइनस क्या होगा, बॉडी डायगोनल का हाफ, उसको हम बोलते हैं मिनी क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल आपको पता है √3a/2, √3a बॉडी डायगोनल, ठीक है, बाई 2, और इसको 1/2 से कर दिया, इसको हम बोलते हैं मिनी क्यूब का चीज है, जो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर सारे एटम्स को लैटिस पॉइंट को कर दिए तो रेडियस रेशियो का ये रिलेशनशिप आता है। ठीक है, ये जस्ट लाइक इस क्वेश्चंस पे डिपेंड है, ये क्वेश्चन जो था ना उसी पे ये थ्योरी है मिनी क्यूब का। ठीक है, अब बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ एक तरह से मॉलिक्यूल पढ़ने वाले, टोटल 4-5 स्ट्रक्चर होते हैं, इसी पर ऑल आयोनिक कंपाउंड, NaCl बात कर ले, KCl बात कर ले, या हर मॉलिक्यूल का अलग अलग स्ट्रक्चर है, उसी पर सारे आयंस के स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं। एक एक समझते जाते हैं। जैसे पहला है NaCl, तो NaCl मॉलिक्यूल है, बट NaCl इज ऑल्सो द नेम ऑफ स्ट्रक्चर। NaCl is the structure। हम अब जानेंगे NaCl is not a molecule, वो तो है ही, बट यहां हम जाने NaCl is a name of the structure। कैसा स्ट्रक्चर? रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, in which the coordination number of cation and anion is 6:6। एंड अगर हम रेडियस रेशियो निकालेंगे कैटायन और एनायन का, तो क्या आ जाएगा 0.5। क्या आएगा? 0.5। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये रेडियस रेशियो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेडिकल आईटीज में। देखो 0.5 आ रहा है 0.4 और 0.7 के बीच में। ठीक है, तो जो रेडियस रेशियो हो जाएगा 0.5, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो वही चीज मैंने आपको बताया अभी कि अगर NaCl है तो अगर 0.5 आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल आपको वॉइड देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन आयन कहाँ होंगे? FCC लैटिस पर, और सोडियम आयन आपके वॉइड पर होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर होंगे। अभी बताया ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है। इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल, इंपॉर्टेंट चीज है ये। इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस क्या होता है हम समझाते हैं। ठीक है, देखो अब देखो बेटा, आपके पास जब FCC लैटिस, अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, FCC लैटिस है, तो
क्लोरीन आयन भी होंगे 4, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो सोडियम भी होंगे 4। तो एक क्यूब में 4 Na और 4 Cl होते हैं। गॉट इट? एक क्यूब के अंदर 4 यूनिट ऑफ फॉर्मूला बन रहे हैं, 4 Na के 4 क्लोरीन के। तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी फॉर्मूला इन 1 यूनिट सेल, तो 4 फॉर्मूलाज। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ क्लोरीन और सोडियम कितने हैं? 4 है। ठीक है, okay. देखो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल Na4Cl4, ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 हो जाएंगे। लेकिन आयनिक कंपाउंड या एम्पेरिकल कंपाउंड वो है आपके NaCl। तो इस दोनों में डिफरेंस है, जस्ट माइंड इट आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस वेदर इट इज आस्किंग द आयनिक कंपाउंड और फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, सिंपल है, डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू Na होता है। ठीक है, ओके। और आपको पता है जो रिलेशनशिप होता है, जैसे R प्लस ऑफ सोडियम आयन और R माइनस ऑफ क्लोरीन आयन, ठीक है, इंटू 2 इक्वल टू A हो जाएगा। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इसके 4 है। ठीक है, अब देखो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया कि क्लोरीन आयन और सोडियम आयन का 6 दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब इस सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से कवर है और इस क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से कवर होता है। ठीक है, ओके। और ये रिलेशन थोड़ा याद रखना, 2 इंटू रेडियस ऑफ क्लोरीन आयन प्लस सोडियम आयन इक्वल टू A होता है। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। ओके, देखो यहाँ पर जब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको NaCl का स्ट्रक्चर दे देगा या फिर बोलेगा कोई KCl है जो NaCl के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, मतलब पूरी कहानी NaCl की। तो पूछेगा कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन देयर आयंस। तो उसके आयंस के बीच का क्या डिस्टेंस है। तो बेटा ये Cl माइनस और Na प्लस, ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब A/2 का वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? A/2 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ओके। बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बच्चे कहाँ गलती करेंगे, उनको लगेगा कि सर ये तो FCC लैटिस है। ठीक है, तो FCC लैटिस में आप क्या करोगे, एक रिलेशनशिप बनाओगे 4r इक्वल टू रूट 2a। तो 2 इंटू 2r इक्वल टू रूट 2a। तो 2 इंटू 2r को लिखोगे कैटायन प्लस एनायन इक्वल टू रूट 2a, और यहां से ये निकाल दोगे रूट 2a/2, जो कि गलत हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, कैटायन प्लस एनायन a/2। समझ में आ रहा है? ये a/2 कैसे हो रहा मैं ये बता रहा हूं। देखो आप एक बात बताओ, अगर FCC लैटिस है तो एटम कहां पर है, कॉर्नर पर भी है। ठीक है, ओके। तो मान लेते ये कॉर्नर पर आपका क्लोरीन आयन है। ठीक है, आया समझ में? कॉर्नर पर है आपके लैटिस पॉइंट पर है एनायन, और एज सेंटर पर है कैटायन। तो यहां से यहां तक की दूरी एनायन की है, यहां से यहां तक की दूरी कैटायन की है, और ये पूरा a/2, ये a/2, इस तरह से यहां तक a/2। इसलिए कैटायन और एनायन का जो रेडियस होगा वो a/2 होगा। देखो बेटा अब जो आपको पढ़ना है ना वो है ZnS टाइप, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। फिर से बता रहा हूँ, जिंक ब्लेंड क्या है, स्ट्रक्चर का नाम है। तो ZnS स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं AB टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें जिंक और सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4:4। ठीक है, अब देखो ZnS दो टाइप का होता है। एक FCC अरेंजमेंट जो 4:4 है, जिसको जिंक ब्लेंड करते हैं। एक वुड स्टाइल अरेंजमेंट जो HCP अरेंजमेंट होता है। तो अब आपको पता चला ZnS दो टाइप के अरेंजमेंट देते हैं। एक जिंक ब्लेंड अरेंजमेंट देते हैं जिसको हम FCC बोलते हैं, एक वुड जाइट स्ट्रक्चर देते हैं जिसको HCP बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो आपको जब क्वेश्चंस आया तो ध्यान देना, वो ZnS पे रुक मत जाना, वो जिंक ब्लेंड है या वुडजाइड स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना। जिंक ब्लेंड की अगर बात करें तो सल्फाइड आयन आपके लैटिस पॉइंट पर होगा। ठीक है,
और जो Zn+2 आयन होगा वो टेट्राहेड्रल वाइड पर होगा, बट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। क्योंकि अगर FCC है बेटा तो टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएंगे 8, बट अगर मैं बोल रहा हूँ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड तो 4, तो 4 वाइड पर और 4 एनायंस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। ठीक है, देखो एक वाइड में है, एक में नहीं है, एक में है नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो 4 यानी कि जिंक आयन हो गए और 4 सल्फाइड आयन हो गए, तो दो फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा Zn4S4। तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ZnS, और केटायन बाय एनायन रेशियो हो जाएगा 0.3, मतलब 0.225 से ज्यादा और 0.414 से कम। ठीक है, देखो Zns की अगर बात करेंगे तो केटायन और एनायन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा √3a/4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। FCC लैटिस है, टेट्राहेड्रल वॉइड पर है, और टेट्राहेड्रल आपको पता है बॉडी डायगोनल में ही होता है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। √3a/4 हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है Z into m/a³/a³। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। इंपॉर्टेंट है इसके साथ और कौन कौन सा, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड, ये सारे Zns टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं लैटिस पे। ठीक है, 3 डायमेंशनल लैटिस में Zns टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं ये है Ab2 स्ट्रक्चर, मतलब एक दो एटम होंगे Ab2 टाइप, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, तो इसको हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ CaF2 स्ट्रक्चर का नाम है, क्या क्या नाम है इसका, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो बेटा याद कैसे रहेगा, Ab2 में जो एटम ज्यादा रहेगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगी, मतलब each calcium ion is covered by 4 fluorine ion and each fluorine ion is covered by 8 calcium ion। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, आपका 8:4 हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कैल्शियम आयन आपका बिगर साइज होता है, डेफिनेटली फोर्थ ग्रुप का, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, और फ्लोरीन आयन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, छोटा होता है। तो फ्लोरीन आयन कहाँ जाएगा वाइड में, टेट्राहेड्रल वाइड, और कैल्शियम आयन कहाँ जाएगा FCC लैटिस में। ठीक है, ओके, तो अब बताओ कोऑर्डिनेशन। अब देखो बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन आयन टेट्राहेड्रल वाइड में जाएगा तो FCC है तो कितने हो जाएंगे 8 टेट्राहेड्रल वाइड। कैल्शियम आयन लैटिस पॉइंट में जाएगा तो FCC है तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और फ्लोरीन आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसीलिए मैंने बोला केटायन का। ठीक है, केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और फ्लोरीन आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, जो ज्यादा होंगे उनका कम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 4 होता है। फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा Ca4F8। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड CaF2 बन जाएगा। इफेक्टिव नंबर हो जाएंगे Z ऑफ यूनिट सेल दैट इज 4। रेडियस रेशियो 0.225 और 0.414 के बीच में होगा। ठीक है, और अदर एग्जांपल क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंसियम, बेरियम, बेरियम क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सारे उसके अदर एग्जांपल्स हैं। और केटायन और एनायन के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा √3a/4, क्योंकि पूरा FCC की कहानी है। यहाँ तक ठीक है, सबको क्लियर है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है A2B। A2B मतलब जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये स्ट्रक्चर का नाम है। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा है, Na2O। ठीक है, यानी कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा FCC लैटिस में। ठीक है, सोडियम कहाँ जाएगा ऑल टेट्राहेड्रल वाइड, तो सोडियम हो जाएंगे 8, ऑक्सीजन हो जाएंगे 4। ठीक है, जो इसका यहां तक क्लियर है आपको, तो जो इसका फॉर्मूला यूनिट बनेगा बनेगा सोडियम 8, ऑक्सीजन 4, और बाकी पूरी कहानी A2B की Ab2 टाइप होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, फिफ्थ टाइप है सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड का देखो रेडियस रेशियो कितना है 0.9, मतलब 0.7 से ज्यादा और 1 से कम। तो इसके वॉइड को हम बोले थे क्यूबिकल वॉइड, याद आ रहा है क्यूबिकल वॉइड। तो बेटा देखो सीजियम आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है,
क्लोरीन आयन छोटा होगा तो ये वॉइड में होगा, कौन से वॉइड में, क्यूबिकल वॉइड में होगा। सीजियम आयन बड़ा है तो ये लैटिस पॉइंट पे होगा, कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होगा। तो अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे बोल रहा हूं तो एक चीज तो दिमाग में सेट है कि ईच क्लोरीन आयन इज कवर्ड बाय 8 सीजियम आयन एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इज 8। और इसी तरह अगर हम इसको बड़ा लेटिस बनाएंगे ना तो सीजियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:8। सबसे ज्यादा इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8, याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट में बनेगा CS8Cl8, लेकिन आयनिक कंपाउंड क्या बनेगा, CsCl, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ सीजियम 1 होगा क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पर है। अब वाइड क्यूबिकल वाइड होगा तो एक कंप्लीट वाइड मिलेगा Cl माइनस आयन का, ठीक है। डेंसिटी का सेम फॉर्मूला है। और रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, कैटायन और एनायन का √3a/2। डेफिनेटली बॉडी डायगोनल ले रहे हैं तो कॉर्नर पे हो जाएंगे सीजियम और बीच में हो जाएंगे Cl। तो ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, √3a/2, क्योंकि ये पूरा √3 है। This is complete the properties of A to B type of structure. इस यहां तक आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते, यहां तक तो A to B, AB2 तक तो और सीजियम क्लोराइड तक तो बोर्ड में पूछे जाते हैं। कंपटीशन में एक दो बार क्वेश्चन स्पाइनल स्ट्रक्चर से आया हुआ है, ठीक है। स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है समझते हैं। AB2O4 स्ट्रक्चर को स्पाइनल बोलते हैं। क्यों, स्पाइनल इज ए ऑक्साइड फॉर्मिंग टू टाइप ऑफ मेटल आयन। इसमें दो मेटल आयन होंगे, एक डाइवैलेंट एक ट्राइवैलेंट, विद द ऑक्साइड आयन विद सीसीपी लेयर। ऑक्साइड आयन जो होगा, ऑक्सीजन होगा, सीसीपी लेयर पे होंगे। इन नॉर्मल स्पाइनल 1/8 of tetrahedral void are occupied by the one type of metal ion and 1/2 of the octahedral void are occupied by the another type of metal ion। मतलब क्या बेटा, देखो अगर CCP है तो CCP में टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे 4। CCP जस्ट नथिंग बट FCC। तो 1/8 टाइप ऑफ tetrahedral void are occupied by the ions having +2 charge and 1/2 of octahedral void मतलब 4 are occupied by the ions having +3 charge। तो जो +2 चार्ज हो जाएगा वो एक एटम आएंगे, और +3 चार्ज वाले 2 एटम आएंगे। और ऑक्सीजन कितने आएंगे, 4। तो जैसे देखो Zn+2 बात कर रहा हूँ, Al+3 बात कर रहा हूँ और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो Zn+2 जो आ जाएंगे वो आएंगे 1, Al+3 जो आएंगे वो आ जाएंगे 2 और ऑक्सीजन आ जाएंगे 4। इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा ZnAlO4। तो ये पूछा जाता है बहुत बार, देखना जब सॉल्व करोगे ना अच्छे बुक्स को तो इसमें पूछा जाएगा कि +3 या ट्राइवैलेंट कैटायन कहां पर होंगे, डाइवैलेंट कैटायन कहां पर होंगे, ये सब पूछा जाता है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइनल स्ट्रक्चर। दूसरा है जस्ट वेट, पर्वोस्काइड स्ट्रक्चर क्या होता है समझते हैं। ये है AbO3 टाइप। अब यहां देखते हैं एटम का अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है। द स्ट्रक्चर में बी डिस्क्राइब बाय क्यूबिक लैटिस विथ बेरियम आयन ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। बेरियम आयन मतलब +2 जो आने वाले हैं वो कॉर्नर में होंगे, मतलब 1 कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है। ऑक्साइड आयन आपके फेस सेंटर पे होंगे। तो जो ऑक्साइड आयन होगा वो फेस सेंटर पे होगा। फेस सेंटर होते हैं 6 × 1/2, मतलब ऑक्साइड आयन 3 आने वाले हैं, तो 3 ऑक्सीजन हो गया। एंड टाइटेनियम आयन ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो टाइटेनियम आयन यानी +3 आयन जो भी होंगे वो आपके सिर्फ सेंटर पे आएंगे, तो 1। तो AbO3 आया समझ में। एग्जाम्पल दे दिया, बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड
मैग्नीशियम टाइटेनियम ऑक्साइड, मतलब +2 जो था वो कॉर्नर पे आने वाले हैं, +3 आयन जो है उस बॉडी सेंटर पे आने वाले हैं, और ऑक्साइड आयन फेस के सेंटर पे आने वाले हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ परवोस्काइट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट स्ट्रक्चर है डायमंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपको ZnS टाइप देते हैं, लेकिन आपको पता है डायमंड में सिर्फ क्या होता है, कार्बन एटम। तो ZnS में क्या था बेटा, जो जिंक आयन था वो वाइड पर था और S अल्टरनेट वाइड पर, और S-2 CCP पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन एटम सल्फाइड आयन का भी पोजीशन लेंगे और जिंक आयन का भी पोजीशन लेंगे, मतलब कार्बन एटम विल लोकेट एज वेल CCP एज वेल एज अल्टरनेट वाइड टेट्राहेड्रल वाइड्स। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बात करूंगा कि जब सारे कार्बन कार्बन ही है तो कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा इसका देख लीजिए, 4/√3 डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन इक्वल टू A। तो डिस्टेंस C से C क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस ऑफ C से C, और यहाँ से आप डिस्टेंस बिटवीन C से C निकाल दोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपको जस्ट लाइक डायमीटर निकाला, तो डायमीटर का हाफ कार्बन हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कार्बन, और यहीं पर सिर्फ डायमीटर की बात करेंगे क्योंकि सारे एटम कार्बन के ही हैं। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ डायमंड 34% होता है, याद रखना पैकिंग इफिशियंसी इसका 34%, मतलब वेरी लेस, क्योंकि सबसे हमने SCC पढ़ा था वो 52% था, तो डायमंड का जो अरेंजमेंट होता है तो और भी कम जगह लेता है। ठीक है, इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ डायमंड कार्बन एटम अडॉप्ट FCC अरेंजमेंट विद ऑक्यूपाई 50% टेट्राहेड्रल वाइड, मतलब अगर कार्बन एटम FCC के अरेंजमेंट को अडॉप्ट करता है तो 50% जगह लेता है टेट्राहेड्रल वाइड का। तो ये जस्ट अरेंजमेंट है कि आपको जनरली 34% देता है, लेकिन FCC के पूरे अरेंजमेंट को अडॉप्ट करेगा तो 50% टेट्राहेड्रल वाइड जगह भर जाएगा। तो इस दोनों से जैसा भी ऑब्जेक्टिव आया बस पॉइंट याद रखना, तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट डील कर रहे हैं। अब हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो आपने दुनिया भर का सॉलिड का अरेंजमेंट पढ़ लिया, ऐसा सॉलिड वैसा सॉलिड। ठीक है, लेकिन सॉलिड में कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मान ली मैंने बोला ऑल एटम्स आर कॉर्नर। ठीक है, ले 2 एटम तो आया ही नहीं, तो ये डिफेक्ट्स था इसलिए नहीं आया, सॉलिड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो डिफेक्ट्स आए क्यों, व्हाट इज डिफेक्ट्स, इसी चीज को हम पढ़ने वाले कि सॉलिड में क्या डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ओके, पहले देखो क्रिस्टलाइन कंपाउंड में डिफेक्ट्स आते क्यों हैं। जब हम आपको पहले दिन स्लाइड पढ़ा रहे थे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बारे में, तो बताया था कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड को अगर हम स्लोली स्लोली कूल या हीट कर रहे हैं तो एटम का अरेंजमेंट परफेक्ट होगा और अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर ये स्लो प्रोसेस मिसमैच कर गया, अचानक से बढ़ गया घट गया ऐसा कुछ हुआ, तो एटम का जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो अपनी जगह से डिसलोकेट करेंगे, और अगर डिसलोकेट कर गए तो दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट्स, imperfection in crystal. Still, do you understand what is defects and how the defects come on the solid? देखो डिफेक्ट्स के अब हम टाइप्स पढ़ने वाले, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि डिफेक्ट्स आते क्यों हैं। ठीक है, ओके, इम्परफेक्शन वही है क्यों आते समझ में आपको आ गया, सारे इम्प्योरिटीज टेम्परेचर यही सब के कारण आते हैं। ठीक है, देखो डिफेक्ट्स को इम्परफेक्शन को मेनली हम 3 टाइप में बांटे हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट, चाहे वो लैटिस पॉइंट हो चाहे वॉइड हो, वहां से एटम का डिसलोकेशन होना। लाइन डिफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई क्यूब है, ठीक है, तो इस लाइन में जितने भी एटम होंगे चाहे वाइड में हो चाहे कॉर्नर में, ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। और प्लेन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन, इसके पूरे एटम डिफेक्ट्स हो गए। जैसे हमने क्वेश्चंस कराया था ना कि इफ वन प्लेन इज मिसिंग देन कैलकुलेट द फॉर्मूला, तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज प्लेन डिफेक्ट। अब देखो क्या है पॉइंट डिफेक्ट, क्या होता है, हर साल आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आता ही आता है, ये लिखित ले लो, हर बार क्वेश्चंस आते हैं, समझिएगा।
पॉइंट डिफेक्ट क्या है? स्टोकियोमेट्री और नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स। मतलब स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होगा? जब पेयर ऑफ केटायन और एनायन दोनों अपने लैटिस पॉइंट से मूव कर जाएगा, मतलब क्यूब में बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, इसमें आपको केटायन एनायन पेयर, चाहे एक पेयर हो या दो पेयर हो, दोनों या 10 पेयर हो, सारे मूव कर गए, बाहर आ गए लैटिस पॉइंट से, तो इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। मतलब फॉर्मूला में चेंज नहीं आएगा। नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स में क्या होगा बेटा? चाहे तो हो सकता है एक केटायन आ जाए या एनायन बाहर आ जाए, या दो केटायन आ गया, सपोज दैट दो Na+ आ गया, तो उसको फिल करने के लिए हमने कैल्शियम +2 डाल दिया, लेकिन फॉर्मूला चेंज कर गया। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स। ठीक है। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया, शॉर्टकी, फ्रैंकल और इंटरस्टेशियल। आपको स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स पूछा जा सकता है, शॉर्टकी पूछा जा सकता है, फ्रैंकल पूछा जाता है, इसमें कुछ भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ठीक है। देखो क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट, मतलब क्या हो गया? व्हेन एटम और आयन डिस्प्लेस फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस पोजीशन एंड प्रेजेंट इन इंटरस्टेशियल वॉइड। मतलब अपनी जगह से छोड़कर, कोई आयंस है, वो अपनी प्लेस को छोड़ के, अगर मान लीजिए आयंस का यहाँ प्लेस है, इस जगह को छोड़ करके कहीं वॉइड पर आ गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होता है? व्हेन द सम small lesion atom are trapped in interstitial void of the lattice without any chemical reactions। मतलब कोई स्मॉल फॉरेन एटम मतलब क्या होता है? बाहर से कोई एक एटम आकर के इसके वॉइड पे आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ठीक है। ओके। दोनों के केस में डेंसिटी की बात करते हैं। फ्रैंकल में डेंसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एटम उसी के अंदर है, यहां से निकल के बीच में आ गया। बट इंटरस्टेशियल में अंदर एटम घुस गए, मतलब डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। आया समझ में? ठीक है। ओके। नॉन स्टोकियोमेट्री करते क्या होता है? देखो, नॉन स्टोकियोमेट्री में क्या होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और केटायन एक्सेस डिफेक्ट। इफ नंबर ऑफ एनायन, मिसिंग एनायन इज मोर देन मिसिंग केटायन। मैंने आपको बार बताया कि केटायन आपको मूव करेगा या एनायन मूव करेगा, मतलब दोनों में से स्टोकियोमेट्री को मेंटेन नहीं करने वाला है। तो नंबर ऑफ मिसिंग एनायन अगर ज्यादा हुआ केटायन से, तो आपका नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट होगा। तो जब डेफिनेटली एनायन ज्यादा मिस हो रहा है, केटायन बचे हुए हैं, तो एक्सेस केटायन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। To maintain the electrical neutrality, some of the electron are trapped at the anionic vacancy। मतलब क्या हुआ कि जब ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि एनायन ज्यादा निकल गया, केटायन, या केटायन उसमें इंटेक ज्यादा है, एनायन ज्यादा निकल गया, तो हम क्या करेंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे ताकि इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके। बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड चेंज कर जाएगा, डेफिनेटली चेंज कर जाएगा। सो these location of electron are known as F center। F center क्या होता है? जब एनायन मूव किया उस जगह और उस पूरी लैटिस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन डाला, और इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे डाला उस पोजीशन को बोलते हैं एफ सेंटर। और इलेक्ट्रॉन डालने से क्या हुआ? उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कलर चेंज कर गई। ठीक है। ओके। जैसे जिंक ऑक्साइड है जो व्हाइट कलर का होता है, आपको मैंने पढ़ाया था डी ब्लॉक में, जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर एट रूम टेम्परेचर। बट अगर ऑक्साइड आयंस कुछ मिस कर गया, वहां इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर दिया, तो कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज, येलो। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा, ZnO व्हाइट कलर कब? जब प्योर होगा। ZnO येलो कलर जब इम्प्योर होगा। जब डिफेक्ट्स आएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी या केटायन डिफिशियंसी। वही चीज है, नंबर ऑफ मिसिंग केटायन शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ मिसिंग एनायन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ केटायन विल बी मॉडिफाइड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कैसे? देखो, ऑक्सीडेशन से कैसे, मैंने आपको बताया, अगर 4 केटायन मूव कर गया, तो हम क्या करें? 4 Na+ मूव कर गया है, तो हम 2 Ca+2 को डाल देंगे ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करें। बट ये भी है आपका केटायन मिसिंग डिफेक्ट्स। ये पूरा था डिफेक्ट, समझ में आया सबको? कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है
सॉलिड को हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। देखो बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है समझते हैं। अगर कोई सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनता है और इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज को हम नहीं डालते हैं, सिर्फ सिलिकॉन से बना हुआ है, कोई चिप, कोई आपका है ना जो मेमोरी कार्ड चिप सिलिकॉन से या जर्मेनियम से बनता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें हम किसी तरह का कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बट हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, इंटेंशनली सेमीकंडक्टर में कुछ ना कुछ, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं इंटेंशनली। क्यों? ताकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ताकि इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। तो क्या इम्प्योरिटी डालेंगे, तो दो टाइप के इम्प्योरिटी डालते हैं। क्या? एक ग्रुप 15th एलिमेंट ऐड कर देंगे, के एटम ऐड कर देंगे। जैसे सिलिकॉन 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 है, तो मान ले मैंने पूरे सिलिकॉन का बहुत सारा अरेंजमेंट है, उसमें से मैंने दो सिलिकॉन हटा करके दो फॉस्फोरस या दो आर्सेनिक या दो एंटीमनी ऐसा डाल दिया, तो हम बोलेंगे इसको ग्रुप 15th के एलिमेंट डाल दिए। तो देखो क्या हो रहा है कि सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 और फास्फोरस या ग्रुप 15 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। तो 4 की जगह तो ये दो फास्फोरस फुल कर दिया, बट दो इलेक्ट्रॉन बच गए ना, तो इस बचे हुए इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर। बट हियर द इम्प्योरिटी इज गुड and this type of semiconductor is known as n type semiconductor. N मतलब we adding the impurity of group 15th element. Similarly, if we add the ग्रुप 13th एलिमेंट एज अ इम्प्योरिटी, जैसे देखो फिर से सिलिकॉन या जर्मेनियम का बहुत सारा एटम्स सेमीकंडक्टर है, आपने दो सिलिकॉन को हटा करके दो सिलिकॉन हटा दिया और ग्रुप 13 के एलिमेंट डाल दिए, जैसे एल्यूमिनियम या गैलियम कुछ डाल दिया, मान लेते मैंने गैलियम डाल दिया, तो गैलियम के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये क्या किया, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इससे बस कम है, तो यहां पर एक वर्ड आता है होल। तो आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और होल होता है। मेटल में चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है, लिक्विड में चार्ज कैरियर आपके आयंस होते हैं, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल। तो होल कैसे जनरेट होता है, ये पूरा फिजिक्स का चीज है। बस आप ये समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन कमी है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वहां पर एक होल जनरेट हो गया, तो इस होल के कारण भी करंट फ्लो होने लग गया ना, तो इसके कारण भी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप मतलब एडिंग द इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 13th एलिमेंट। तो ये है एन टाइप और पी टाइप, जो आपको बताता है कि सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बन गया, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दी। अब देखो बेटा, बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं। जैसे देखो, एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप कितना होता है, यही डिसाइड करता है कि सॉलिड आपका मेटल है कि नॉन मेटल है या फिर सेमीकंडक्टर है। कैसे देखते हैं, अगर गैप बहुत ज्यादा है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, तो इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्ट नीचे वाले बैंड से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकता। जब दोनों ओवरलैप कर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे मेटल या कंडक्टर। और जब गैप बहुत स्मॉल होगा और थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपको पता है सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो करंट फ्लो करता है, तो थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाएं और करंट इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हम बोलेंगे ये करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो एनर्जी बैंड डायग्राम कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको बस तीनों का डायग्राम बना देना। इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है, याद रखना, फॉरबिडन गैप, ठीक है बेटा।
The last topic of solid state is magnetic property of solid. Magnetic property मतलब क्या? Every substance has some magnetic property associated with it. The origin of this property lie electron. Electron की वजह से आती है property. कैसे? Its magnetic moment originate from two type of motion. Its orbital motion around the nucleus, its spin around its own motion. कि किसी भी सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट, अरेंजमेंट, मोशन के कारण उस सॉलिड में मैग्नेटिक फील्ड आता है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है. जैसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल बहुत निकाले हैं, तो ऑर्बिटल कहाँ होगा? एटम में ना. तो उस एटम में क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टीज आ जाएगा. ठीक है, ओके. अब देखिए क्या है, आपको क्या बहुत कुछ पता है इसमें से, समझते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक. डेफिनेशन है. पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ये उसके ऑप्शंस हो गए. डायमैग्नेटिक आपको बताया था, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है तो उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. अब देखो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, समझते हैं. बहुत स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा ना तो उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक. मतलब क्या? अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से है तो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ही सॉलिड के अंदर एटम का अलाइनमेंट हो रहा है उसके अलोंग विथ, तो हम बोलते हैं ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे आयरन, तो इसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. अब इसी अलाइनमेंट पे पूरा डिपेंड करता है. अगर अलाइनमेंट जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के तो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा और इसको हम बोलेंगे एंटी फेरो. और अगर मान ली ये अलाइनमेंट इरेगुलर वे में, कभी 2 1 इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म. इसके कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और ये एग्जांपल्स है. यहां तक पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट आपका खत्म हो चुका है पूरा. ठीक है, ओके. चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.